नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार पूरी तरीके से लगातार किया जा रहा है, लेकिन अब ये थम चुका है और 7 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है, जिसमें से पहले 6 सीटें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है। इस उपचुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आएगा और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि 7 सीटों पर जहां चुनाव होना है वहां निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और समावेशी और कोविड-19 के दृष्टिकोण से सुरक्षा के ध्यान को रखते हुए ये चुनाव कराया जाएगा। तो इन 7 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में निर्दलीय समेत कुल 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी बुलंदशहर सीट पर हैं। 2022 में होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से इन उपचुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। इनका नतीजा महज जीत हार ही नहीं बल्कि कुछ मुद्दों का जमीनी ताप भी बताएगा। राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो जमीनी पकड़ और पहुंच का सच ये उपचुनाव बताएंगे। तो साथ ही कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं और कई दूसरी चीजें भी हैं। कईयों के जवाब आना बाकी है, कुछ के जवाब मिल रहे हैं। विपक्ष पे भी कई सवाल उठ रहे हैं कि वो क्यों आखिर गायब है, और सरकार की तरफ से भी कई चीजें जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ पे चल रहा है। बड़ी बात ये कि उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो क्या होंगे, ये तो खैर तस्वीर तभी साफ होगी जब नतीजे आएंगे। रुझान क्या होंगे और तस्वीर क्या होगी, जनता किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी। लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर विपक्ष पे, कि क्या विपक्ष आपस में ही उलझा हुआ है, लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीएसपी में है, या फिर इनकी लड़ाई सत्तारूढ़ पार्टी से है। क्योंकि अभी बीएसपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। मायावती और अखिलेश एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी है जिसके दिग्गज चुनावी मैदान में है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, तो इस बार जो मुकाबला है काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि समीकरण जो बन रहे हैं वो तो यही दिखाते हैं। यूपी में उपचुनाव का रण जो है उसमें किस तरीके से क्या क्या रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी बुलंदशहर सीट पर हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि मल्हनी सीट पर 16 उम्मीदवार आमने सामने हैं। किस सीट पर कितने उम्मीदवार, ये हम आपको दे रहे हैं जानकारी। नौगांव, सादात और देवरिया सीट पर 14-14 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। आपको बता दें कि इन 7 सीटों में से 6 सीट ऐसी रही जिनमें बीजेपी का कब्जा रहा। ऐसे में विपक्ष की एक कोशिश कि इसमें सेंधमारी लगाई जाए, जो 6 सीटें हैं वहीं 1 सीट सपा की। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश के 7 की 7 सीटें इस बार वही ले जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि सत्ता के सेमीफाइनल में किसको मिलेगी हार और किसको मिलेगी जीत। क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष जो है वो चुनाव मैदान में उतना सक्रिय दिखाई नहीं दे रहा जितना कि भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजह है ये भी जानेंगे कि क्या 7 सीटों के जो समीकरण हैं क्या वो पहले से बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो समझ चुका है कि वो क्या है। लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता के जहन में क्या है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिस पे चुनाव होगा, क्या वाकई क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव होगा, या फिर जिन राष्ट्रीय मुद्दों को या बड़े मुद्दों को गिनाकर उपलब्धि बताया जा रहा है, क्या जनता विधानसभा चुनाव में भी उन पे ही वोट करेगी। क्योंकि 7 सीटों पे ये उपचुनाव होना है और उसकी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। और योगी आदित्यनाथ के लिए जहां ये 7 सीटों पर उपचुनाव नाक का सवाल बन गया है, वहीं विपक्ष के लिए समाजवादी पार्टी, बसपा या फिर कांग्रेस, इन तमाम पार्टियों के लिए ये कहीं ना कहीं चुनौती है खुद को साबित करने की। इस उपचुनाव में जो नतीजे आएंगे वो तय करेंगे कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें क्या कुछ कमाल देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये आईना होगा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का। तो तमाम पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगी रहीं और यहां पर पूरा दमखम लगाते हुए और तमाम तरह के काट खेलते हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। जहां पर ब्राह्मण वोट बैंक है वहां पर ब्राह्मणों को उतारा गया। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजों पर रणनीति से काम करते हुए तमाम दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और कौन कौन सी वो सीटें जिन पर उपचुनाव होना है वो हम आपको बता देते हैं। जौनपुर की मल्हनी सीट काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प सीट रहने वाली है। फिरोजाबाद की टूंडला सीट, और इसी के साथ आपको बता दें कि देवरिया भी है। और देवरिया में जो विधायक, बीजेपी विधायक जन्मेजय हैं, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। बुलंदशहर, काफी दिलचस्प मुकाबला बुलंदशहर सीट पर भी देखने को मिलेगा। ये 7 सीटें चुनाव होना है। कानपुर देहात की घाटमपुर सीट और साथ ही उन्नाव की बांगरमऊ।
तो ये 7 सीटें जिन पर वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और देखने को मिलेगा कि क्या कुछ जनता ने तय किया है। बिल्कुल, और अब इसकी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, और प्रशासन अपने स्तर पे तैयारियों में जुटा है। इस पे कई सवाल हैं, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो यूपी के सेमीफाइनल में क्या कुछ नजर आने वाला है? किसको हार मिलेगी, किसको जीत मिलेगी और किसको हार का सामना करना पड़ेगा? क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका ताल्लुक करा देते हैं। मनोज यादव जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। एमएच खान जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बीएसपी समर्थक भी हैं। अनिता अग्रवाल जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अजय शर्मा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अनिता अग्रवाल, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। 7 सीटों पर जो चुनाव होना है उसमें से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। क्या कुछ चीजें और क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या जो तमाम सीटें हैं उन पर वापसी करेंगे या फिर उन्हें खो देंगे? क्योंकि इस बार जो लड़ाई नजर आ रही है, जो इस बार चुनाव में चीजें नजर आ रही हैं, वो बहुध्रुवीय नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ी जीतने के लिए लड़ी, 7 चुनाव जीतने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने जनता के बीच में काम किया है, जिससे जनता को सारी सुविधाएं पहुंचाई है और जनता का जिस पर विश्वास है वो उसको हमेशा वो वोट मिलेंगे, वो जीतेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जनता का विश्वास जीता है। जनता का हमने काम किया है, निचले स्तर तक काम किया है। जनता की सारी परेशानियों को हमने दूर करने की कोशिश की है, चाहे बिजली की प्रॉब्लम हो, चाहे आवास की प्रॉब्लम हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे मेडिकल की हो। जो एक बेसिक जरूरतें हैं उनकी हमने पूरी की है और इसलिए हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी 7 से चुनाव जीतेगी, 7 में। ठीक है अनिता जी, आऊंगे आपके पास। हमारे साथ मनोज यादव भी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। मनोज जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, इस बार जिस तरीके से बीजेपी एक्टिव नजर आई है, उस तरीके से विपक्ष जो है चुनाव प्रचार में दिखता हुआ नजर नहीं आया और जोर शोर से यहाँ पर प्रचार नहीं किया गया। आखिर क्यों? क्या यहाँ पर पहले से ही ये सोच लिया गया है कि हाँ, पहले जो 6 सीटें वो बीजेपी के कब्जे में रही है और अब भी वापसी करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी प्रक्रिया करने की आजादी है। बीजेपी सत्ता पाके भी चुनावी मोड में रहती है और विपक्ष जो है वो जनता के लिए काम करने, वो जनता के जो हक हैं, जो अधिकार है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। खैर, जैसा कि अनीता जी ने कहा भी कि बीजेपी 7 की 7 सीट जीतना चाहती है, तो सभी चाहते हैं। जो भी लड़ रहा है, निर्दलीय जो लड़ रहा है, वो भी चाहता है कि हम अपनी जो सीट है वो जीत लें। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये सरकार का लिटमस टेस्ट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समाजवादी पार्टी पूरी पार्टी 7 सीटों पे लगी है। जहां हमारी 1 सीट गठबंधन की है, उसको हमारे गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और 6 सीटों पे समाजवादी पार्टी के पूरे जोन के मंडल के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद सभी लड़े। लेकिन चुनाव प्रचार में आपका शोर नहीं नजर आया मनोज जी? जी देखिए, अभी तो कोविड काल से भी चल रहा है, बहुत ज्यादा हर चीज के नियम कानून भी देखने हैं, पुलिस चालान भी कर रही है बिना मास्क के और सारी बातों को ध्यान में। समाजवादी पार्टी ने कोई बड़ी रैली नहीं की, सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोविड जो है, जिस तरीके से कोविड फैल रहा है, उस कारण से। लेकिन आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी की बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं और मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए रैली की है क्योंकि उनको अपनी जान बचानी है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी उपचुनाव में नहीं जाते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के संविधान की अपनी बात है। ठीक है, कई और सवाल भी मैं आपके पास आऊंगा। एमएच खान साहब, आपके पास मैं आऊंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि इस बार का जो उपचुनाव है सरकार के लिए परीक्षा है, लेकिन विपक्ष के लिए भी एक परीक्षा है कि क्या वो जनता का मूड भाप पा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष आपस में ही उलझा हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो है वो आपस में एक दूसरे को हराने की बात कर रहे हैं। लड़ाई सत्ता पक्ष से तो है ही नहीं। क्या तस्वीर देखते हैं आप? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो बातें सही है कि जो विपक्ष बिखराव में है, लेकिन हर आदमी चुनाव लड़ता है जीतने के लिए। देखिए, बांगरमऊ की सीट ऐसी है जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार जा चुके हैं। अब वो सीट ऐसी है कि जिसपे पूरी बीजेपी को फजीहत झेलनी पड़ी थी और उस वजह से जब कोर्ट में सजा हो गया 1 साल बाद, तब विधायक का इस्तीफा हुआ, तब चुनाव हो रहा है। तो उस सीट पर मुख्यमंत्री जी का 2 बार जाना
तो ये तो कुछ दर्शाता है कि हाँ मामला कुछ गड़बड़ है। बाकी सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं सब चुनाव देखिए कोविड के अंतर्गत हो रहे हैं, तो जो कामकाज है, जो हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो दलित महिला के साथ हुआ, आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जो रायबरेली में लालगंज है वहां पर एक दलित समाज के आदमी को जो रिक्शा चलाता था उसको पुलिस पकड़ के ले गई, थाने में इतना मारा कि वो मर गया, कोई FIR नहीं, किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, किसी को लाइन हाजिर नहीं किया गया। और बाकी एक लड़की जो है दलित समाज की उसको तो 2:30 बजे रात में गिरा दिया गया। समस्याएं तो बहुत है, देखिए पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई, प्याज महंगा हो गया। आज किस रेट पर सब चीजें चल रही हैं, इस पर जनता अगर ध्यान देगी या एक मत होकर के एक बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी तो बीजेपी जरूर हारेगी, वरना सब बटे हुए हैं, बटते रह जाएंगे, बीजेपी फायदा उठा ली जाएगी। लेकिन खान साहब यहाँ तो हमें विपक्षी आपस में उलझा हुआ नजर आ रहा है। मैं इसी बात को आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर लड़ाई सत्ता पक्ष से है तो आपको मिलकर लड़ना होगा। हमने देखा लोकसभा चुनाव आप साथ में लड़े, चलिए ठीक है, मनमुटाव हुआ, अलग हो गए, लेकिन अब मायावती कह रही है हम अखिलेश यादव को हराने के लिए करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी और BSP का गठबंधन है, अंदर खाने में ये मिले हुए हैं। तो लड़ाई यहां पे आपको किसके बीच में नजर आ रही है? विपक्षी आपस में विपक्ष से लड़ रहा है या सत्ता पक्ष से भी लड़ा जाएगा? देखिए, जब भी किसी का विलय तालमेल हुआ है तो दोनों पार्टियों का या किसी भी पार्टी का हुआ है। जैसे आपको सुहेल देव राजभर की पार्टी है, बीजेपी के तालमेल से चुनाव लड़ी थी, आज अलग पड़ी हुई है। सबकी विचारधारा अलग है, सब अपने विचारधारा के साथ चलते हैं। समाजवादी पार्टी जो है लोहिया की विचारधारा के साथ चलती है, बहुजन समाज पार्टी जो है माननीय भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम की विचारधारा पर चलती है। तो वक्त बेवक्त पर ये लोग तालमेल जरूर करते हैं, लेकिन जब विचारधारा के टकराव आता है तो सब अलग हो जाते हैं। लेकिन सर आपको लगता है कि अभी विचारधारा वाली जो बात आप कह रहे हैं वो आज के परिदृश्य में भी सटीक बैठती है? क्योंकि यही विचारधारा जो आज लेके पार्टियां चल रही हैं, वक्त आने पे ये एकजुट हो जाते हैं। यही BSP और समाजवादी पार्टी जो आज एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, यही एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं। BJP और PDP को भी हमने जम्मू कश्मीर में देखा, जो एक दूसरे के धर विरोधी रहे लेकिन वक्त आने पे एक हो गए। कई उदाहरण है हमारे सामने। तो क्या आज विचारधारा मायने रखती है? नहीं, देखिए आप एक उदाहरण भूल गए। बहन कुमारी मायावती जी 3 बार बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आई हैं। हाँ, बीजेपी के साथ भी सत्ता में आई है वो, 3 बार आई है, अपने शर्तों पे आई है। और ये ध्यान रखिएगा, अखिलेश यादव से जब भी इनका तालमेल हुआ है तो मायावती जी कभी उनको दरवाजे पे नहीं गई है, इनके ऑफिस में नहीं गई है जी। यही लोग आते जाते रहे। मायावती जी के साथ यही प्लस पॉइंट है कि वो किसी के सामने अपने आइडियोलॉजी के साथ जुटती नहीं है। जब उनको लगता है कि ये मामला हमारा यहाँ से यहाँ गड़बड़ हो रहा है, या आप बताइए उनके विधायकों को तोड़ने का क्या मतलब था? उनके विधायकों को तोड़ने का मतलब तो आदमी गुस्से में तो आ जाएगा, जज्बाती गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक तोड़ रहे थे, बीजेपी के विधायक तोड़ लेते, किसी और विधायक तोड़ लेते तो ये काम अलग था। लेकिन दोनों तरफ से हमलावर हुए लोग। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विचारधारा सवाल अलग अलग होगी। ठीक है, मनोज जी टिप्पणी करना चाह रहे हैं, फिर मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, निश्चित तौर पे राजनीतिक विश्लेषक महोदय का अपना विश्लेषण है, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी किसी टूट फूट में विश्वास नहीं करती, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते अगर हमारे पास कोई आ रहा है, कोई हमारी पार्टी में हमारे आस्था व्यक्त कर रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारा दायित्व बनता है कि हम उन सारी चीजों को करें। और अगर बहन जी किसी के दरवाजे नहीं जाती हैं, बहन जी किसी से राजनीतिक रूप से गठबंधन नहीं करना चाहती, वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर दिखाना चाहती, तो ये उनको मुबारक। हम राजनीति में परिस्थितियों विचारधाराओं को मजबूत करने के लिए समय अनुकूल गठबंधन किया गया और हमने 2 कदम पीछे किए कि आपको स्पेस मिले, आप 0 से 10 तक पहुंच सके। ये हमारी अपनी राजनीति है। अगर कोई अपने आप को स्तंभ समझता है या सर्वोपरि समझता है तो वो समझ सकता है, ये उसका बुद्धि और विवेक और राजनीति का स्तर हो सकता है। ठीक है, अहमद जी कुछ कह रहे हैं, उनकी टिप्पणी ले लेते हैं, फिर आप सवाल ले लीजिएगा। अहमद खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ऐसा है कि एक बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं कर चुकी है। एक साथ दो युवराज चले थे, एक साथ कैंपेनिंग कर रहे थे, तो ये नहीं कह सकते आप क्या है क्या नहीं है। सवाल इस बात का है कि बीजेपी के एमएलए क्यों नहीं तोड़े? अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो तो बीजेपी के एमएलए क्यों नहीं तोड़े? आज आपके सारे लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के 200 एमएलए नाराज बैठे हैं,
100 MLA टूटने वाले हैं, 50 MLA टूटने वाले हैं, टूट एक भी नहीं रहा है, टूट एक भी नहीं रहा है। तोड़ने नहीं गए। जब नहीं, ये आपके पार्टी के नहीं, अब देखिए आप अपनी बारी बोलिए, अच्छा लगता है आप अपनी बारी बोलिए, आपके बारे में बीच में नहीं बोल रहा है। हम अपनी बारी में ही बोल रहे हैं, लेकिन आपका विश्लेषण आपकी बारी है तो फिर आप ही बोलिए, हम चुप बैठे। आपकी बारी, अगर एंकर ने कह दिया तो आप बोलिए, हम नहीं सर, एक एक करके सर अपनी बात रखें। मैंने आपको भी पूरा वक्त दिया, मनोज जी आपको भी पूरा वक्त दिया, एक एक करके अपनी बात रखें। अगर आप उससे सहमत नहीं है आप टिप्पणी कीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। खान साहब आप अपनी बात रखें। नहीं, मैं ये कहता हूँ कोई पाक साहब बनने की कोशिश करता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। देखिए कोई पाक साहब नहीं है, इस जवान में सारे लंगे हैं। कौन किससे तालमेल नहीं किया, कौन किससे साथ नहीं किया। अब आप बताइए ना, जब प्राइम मिनिस्टर ये देश के प्रधानमंत्री लखनऊ में गए थे जनसभा करने के लिए, तो मंच पे कौन कौन थे? मंच पे अखिलेश यादव थे, मंच पे मुलायम सिंह यादव जी थे, और मुलायम सिंह यादव जी ने कान में, प्रधानमंत्री के कान में कुछ कहा भी। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का पार्लियामेंट देखिए फिर बोल रही है, फिर बोल रही है, देखिए फिर बोल रही है। ऐसा डिबेट नहीं करता मैं भाई, मनोज जी एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप बोलते हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप जो असहमति है आप जाहिर करिएगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। मनोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, पूरा टाइम आपको दूंगा। मान्यताएं, राजनीति के सिद्धांत नहीं पता है तो मुझे तो बड़ा अफसोस महसूस हो रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अपनी बात रखिएगा। खान साहब को बात पूरी कर लेनी चाहिए। देखिए एक एग्जांपल और मैं दूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मेरा आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री दोबारा चुन के आए। क्या मैसेज देता है? बिल्कुल कहा था, आपको याद होगा। तो ये जो भगने झाने वाली बातें हैं ना, इधर दाएं भागना बाएं भागना, ये लोग छोड़ दें। साफ साफ राजनीति करना है तो साफ साफ करिए। एकला चला, एक के साथ चलना चाहिए। चलिए एक चला। अभी देखिए ना 2022 के चुनाव में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी पार्टी किसके साथ जाके मिलने वाली है, आगे आएगा देखिएगा भी आप। लेकिन ये बुरा नहीं मानने की बात है, ये जो हकीकत है, जो सत्य है, वो मैं बयान कर रहा हूँ। मैं अलग से अपने तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। सारी बातें वो हैं जो घटित हुई है, घटना घटन हुआ है। तो ये कोई कहते कि हम बीजेपी के पास नहीं गए। आप बताइए कि लालू यादव जी के जमाने में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कहा गया था कि आप जनतांत्रिक गठबंधन के अध्यक्ष हैं, आपका सिंबल होगा, आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन होंगे, तो फिर क्यों अलग हो गए? ठीक है, अब मनोज जी आपकी बारी है, आप कहिए अपनी बात, क्योंकि मैंने आपको 2 बार रोका, आप बीच में बोल रहे थे। अब मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, आप अपनी बात रखें। देखिए मैं राजेश जी बड़ी सिंपल बात कहता हूं। आज उपचुनाव जो हो रहा है वो सरकार की जो बुलंदियां हैं, सरकार के जो बहुत अच्छे काम हैं, सरकार ने जो अब तक किया है, सरकार ने जो जनता के साथ वादा किया था, सरकार की जो बुराइयां हैं, सरकार के जो झूठे वादे हैं, सबका विश्लेषण है। सभी के ध्यान में रखते हुए जनता वोट डालेगी। हम फिर वही बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ रही है। कोई कुछ कह ले, कोई इतिहास के पन्ने खंगालना शुरू कर दे, कोई 1857 की लड़ाई से हमारा विश्लेषण करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सीधी एक बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है वो सामने खुल के लड़े, और जिनको गठबंधन करना है, जिस पार्टी को मदद करना है। एक चुनाव में हमें मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा था, हमें उपचुनाव में मदद करी थी, अपने लोगों से अपील की थी, बंद ही कागज में बंद लिफाफे की तरह अपील की थी, उसका भी हम स्वागत करते। आज अगर आज की रात आखिरी रात है, आज चाहे तो आज भी वो कह सकती हैं कि भाजपा को वोट देना है तो बीजेपी के लोगों भाजपा को वोट दे दो, बीएसपी के लोगों, वो कह सकती हैं। लेकिन हम आपसे गठबंधन भी कर रहे हैं, अंदर खाने हमारी बात भी हो रही है, ऊपर से दुश्मनी दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता को मेरे ख्याल से बेहतर परिस्थिति नहीं दिखाई जा रही है। सिर्फ इतना हमारा विरोध है, और हम साथ के साथ। मनोज जी आपका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर गठबंधन है तो खुले तौर पर कहा जाए कि अंदर खाने गठबंधन नहीं होना चाहिए, साफ तौर पर बिल्कुल खुले तौर पर कहना चाहिए, बात मालूम होनी चाहिए। ठीक है मनोज जी, आऊंगी आपके पास। अजय शर्मा आपके पास आऊंगी। इस बार माना जा रहा है कि जो चुनाव है वो बहुध्रुवीय है और विपक्ष भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए आपकी बात एकदम सही है। सभी जो अपने पैनलिस्ट हैं उनके विचारों का स्वागत है, सबने अपनी बात कही, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये चुनाव जो है एक तरीके से लिटमस टेस्ट है, और हम उसको सेमीफाइनल ही कहेंगे। और सन 2022 में क्या होने वाला है, इसके जरिए
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने आप को आंक लेना चाहते हैं। सबसे पहले सत्ता पक्ष की बात करते हैं। तो सत्ता पक्ष की जो भी नीतियां रही हैं उसका ये टेस्ट होगा, क्या वाकई ज़मीनी स्तर पर लोगों ने उनको स्वीकार किया है। जैसे कृषि बिल की हम बात करें तो कृषि बिल को लोगों ने कितना स्वीकार किया ये बाई इलेक्शन बताएगा। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लोगों का क्या रिएक्शंस है इसके बारे में भी ये बताएगा। हाथरस कांड का क्या रिएक्शंस हुआ है इसके बारे में भी ये लोगों को बताएगा। और विकास दुबे एनकाउंटर और उसके बाद जो भी हम देख रहे हैं कि अवैध संपत्तियों बुलडोजर चल रहे हैं उसको लोगों ने किस तरीके से लिया है इसको भी ये भी बताएगा। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जिनके बारे में ये बताएगा। और अभी हाल ही में जो अभी उन्होंने कहा जिस तरीके से राम नाम सत्य लव जिहाद को लेकर इसका क्या असर पड़ेगा, लोग किस तरीके से उसको देखेंगे और लेंगे, इसके बारे में भी ये बाई इलेक्शन बताएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों की टेस्टिंग है कि और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड क्या है। जनता का मूड भांप कर ही आगे की रणनीति तैयार होगी सन 2022 की। ये शायद ठीक उस तरह से रहेगा जैसे कि नोटबंदी या जीएसटी के बारे में कहा जा रहा था कि जनता का मूड कुछ और है लेकिन रिजल्ट कुछ और निकला। तो ये विपक्ष के लिए भी यह है कि जितना उन्होंने आंदोलन उठाया है या जितना उन्होंने विरोध किया है, जितना उन्होंने आलोचना की है या कटु आलोचना की है, वो उसका रिजल्ट क्या हुआ और लोगों ने किस तरीके से लिया है और जो सर्वे की रिपोर्ट कह रही है वो कितनी सटीक है, ये जो है बाई इलेक्शन साबित कर देगा और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। अभी रही बात जिस तरीके से आपसी विवाद हो रहा है बहन जी को लेकर, मैं समझता हूँ थोड़े रणनीति को समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात कही कि यदि गठबंधन में खुलकर आ जाए, ये पहला चुनाव है जिसके अंदर मायावती जो है बाई इलेक्शंस के अंदर है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। और अभी जो पीछे 4 विधायकों का मसला उठा था राज्यसभा जो सांसद चुनाव के लिए, तो ये बता रहा है कि एक्चुअल में क्या है कि मायावती जो है एक पार्टी जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है बीजेपी के लिए। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और जब ये छिपा हुआ नहीं है तो वो गाये बगाए जो है उनके साथ कई बार सत्ता में भी आ चुकी हैं, कई बार जो है समर्थन भी कर चुकी हैं। और इसी के ऊपर जो है समाजवादी पार्टी का एक ध्यान है कि वो जो वोट बैंक है दलितों का, जो कि एक छिटका पड़ा है जिसके ऊपर बीजेपी की निगाह है, जो उसको शिफ्ट कर लेना चाहती है अपनी तरफ, उसके ऊपर उस वोट बैंक को वो अपनी तरफ लेकर आना चाहती है। यही उसने जो है हाथरस कांड से साबित करने की कोशिश की थी कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों की लड़ाई लड़ने वाली मायावती नहीं है, वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ में दलितों के छोटे छोटे संगठन है जिसमें भीम आर्मी भी शामिल है। तो ये जो एक एग्रेसिव राजनीति जो है समाजवादी पार्टी ने दिखाई है हाथरस कांड से लेकर दूसरी चीजों को लेकर, ये जो है इसमें पता चलेगा क्या वाकई दलितों ने या अति पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने या महादलितों ने समाजवादी पार्टियों को किस तरीके से लिया है और क्या वो उसके साथ में खड़े होने के लिए तैयार हैं या नहीं है। ये इसलिए एक तरीके से बहुत एक अग्नि परीक्षा है, दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो कल मतदान होगा उसके बाद 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा बिहार के मतदान रिजल्ट के साथ में दोनों जगह चीजें तय हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है और बिहार में क्या हुआ ये पता चल जाएगा। ठीक है। अनीता जी से मेरा एक सवाल है। अनीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चुनौतियां आपके सामने भी बहुत बड़ी हैं, क्योंकि सवाल भी उठ रहे हैं, चुनौती भी है। आप ये कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में है, उप मुख्यमंत्री भी, प्रदेश अध्यक्ष भी दिग्गज चुनावी मैदान में है। लेकिन चुनौती ये है कि कोरोना काल में जो समस्याएं आई वो विपक्ष उनका बार बार जिक्र कर रहा है, जो चुनौतियां आई, जो आपराधिक घटनाएं पिछले कई दिनों में हुई हैं, वो भी आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। कैसे पार पाया जाएगा इन सबसे? इसके अलावा इसके अलावा एक सवाल और है अनीता जी के लिए। अनीता जी एक सवाल और है। बड़ी बात ये है कि जो कुलदीप सेंगर की जो सीट खाली हुई है उस पर आपको अपनी जीत का कितना लग रहा है कि जीत पाएंगे? वो जो दाग है क्या वो जनता भूल पाएगी जो हुआ कुलदीप सेंगर की वजह से, जिसकी से पार्टी की किरकिरी हुई? देखिए, कुलदीप सेंगर को जो सीबीआई जांच पार्टी ने निष्कासित किया, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको हमने नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जो कह रहे हैं कि 700 सीटें हम जीतेंगे, उसका मेन कारण ये है कि आज भी समाजवादी पार्टी ने 4 अपराधियों को टिकट दिए, कांग्रेस से 1 दिए, बसपा ने दिए, सबने अपराधियों को टिकट दिए। जो अपराधियों को संरक्षण देते रहे हैं, अपराधियों को आज जिनके हौसले बुलंद है अपराधियों के, वो इन्हीं पार्टियों के द्वारा है, हौसले बुलंद है। और आज जनता देख रही है कि अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है, अपराधियों को टिकट कौन दे रहा है, अपराधियों के साथ कौन खड़ा है। अपराधियों को टिकट देना या न देना जो राजनीति में हुआ, एक राजनीति की परिपाटी है। अभी हम बात करें कुलदीप सिंह सेंगर कौन से दूध के धुले थे, सबके सामने है एक विधायक जिसको बलात्कार का आरोप लगा और फिर उसको जेल जाना पड़ा, वो तो आपको सिटिंग विधायक था ना। अनीता जी, और खासकर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगते रहे हैं
कि उनको बचाने का काम किया जा रहा था, जब तक जो पीड़ित परिवार था वो तहस नहस नहीं हो गया। उसके साथ जो हुआ, कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट यहाँ पर पूरा कुलदीप सिंह सेंगर का किया था। ये आरोप आपके ऊपर लगते हैं, विपक्ष लगातार लगाता रहा है। मोनिका जी सुनिए, जब कुलदीप सेंगर मुख्यमंत्री से मिलने की बात की तो मुख्यमंत्री ने सीधे मना कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा, फर्स्ट डे मना कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया था, उसको नोटिस दे दिया। ठीक है अहमद खान जी, आऊंगे आपके पास। कोई सिलेक्शन नहीं दिया, कोई सिलेक्शन नहीं दिया। सब कहेगा कि वो मिलने के लिए गुहार करता रहा, मिलने के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि अब नहीं मिलूंगा। जो अपराधी है वो चाहे कहीं का हो, अपराधी है, उसको कहीं भी हमारे पार्टी में नहीं है और हमारी सरकार में उसको संरक्षण दिया जाता है। केवल विपक्ष ऐसा है जो संरक्षण देता है और जो पार्टी उनको उनका हौसला बढ़ाता है। इसी वजह से आज ये हाल है। ठीक है, लेकिन अनिता जी, विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि उनको पार्टी से निकालने में आपने बहुत देरी की। दबाव जब विपक्ष का लगातार बना और पीड़ित परिवार लगातार बोलता रहा, उसके बाद जो है जब मीडिया में वो मामला आ गया, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई। ठीक है अनिता जी, आऊंगे आपके पास। फर्स्ट आपने देखा होगा, कुलदीप सेंगर ने जब मिलने की बात की थी मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ने साफ इनकार कर दिया था, मुझे नहीं मिलना। उन्होंने साफ कह दिया मुझे नहीं मिलना। तो जो कह रहे जब तक ये मामला नहीं हो मैं उससे नहीं मिल सकता, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत देरी हुई थी। अहमद खान आपकी बातों पर टिप्पणी करना चाहते हैं। अहमद खान जी, देखिए, 1 साल तक लगातार कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के बलात्कार के आरोप के बाद ही बने रहे जी। जब तक उससे कई हत्याएं नहीं हो गई, उसके बाद को अस्पताल में मार नहीं दिया गया, तब तक इन्होंने नहीं निकाला। सीबीआई जांच पे भी नहीं निकाला। जब सारे कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये हत्यारा है, तब इन्होंने पार्टी से निकाला। ये सत्य है। अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? आज अपराधियों को कौन दे रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? ये सत्य है। सत्य को स्वीकारने में कोई बलात्कारियों भाई, सत्य को स्वीकार कर लीजिए ना अनिता जी, सत्य को स्वीकार कर लीजिए। टाइम टू टाइम ये चैनल पे बैठे हैं, चैनल वालों को सब पता है। ये चैनल वाले अभी आपकी पुरानी डिबेट निकाल के दिखा देंगे। मुकदमे करते हैं, अपराधियों को संरक्षण बता तो रहे हैं आपको। अब हाथरस में आपने ढाई बजे रात में आपने हाथरस में आप देखिए कहीं सफाई देने लायक नहीं है। जो सत्य है उसको स्वीकार कर लीजिए, लेकिन सत्य को स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं। हाँ, लेकिन खान साहब, सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि विपक्ष उतना सक्रिय क्यों नहीं दिखाई दे रहा इस चुनाव में, उपचुनाव में, जितनी सक्रिय भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। अगर आप कह रहे हैं कई चुनौतियां हैं, कई समस्याएं हैं, कई मसले ऐसे हुए हैं पिछले कुछ दिनों में जो एक बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं सरकार के लिए, तो उन कमियों को गिनवाया क्यों नहीं जा रहा? मनोज जी, आ रहा हूं आपके पास। खान साहब, नहीं, गिनवाया तो खूब जा रहा है। और सवाल इस बात का है कि जो लोग इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, देखिए लॉकडाउन का मामला पहले चला, हाँ। उसके बाद ये आपका कोविड का ही चल ही रहा, अभी बना नहीं किया गया है। तो इस चीज को आप चुनाव जब रिजल्ट आ जाएगा तब समझिए कि क्या होने जा रहा है। अभी से हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कौन जनता किसको लाएगी, किस होने की, कितने लोग चुनाव में निकलना चाहते हैं, कितने लोग चुनाव में आना चाहते हैं, कितने परसेंटेज वोट पड़े हैं। ये सारी चीजें काउंटिंग के दिन ही पता चल पाएंगे या वोट पड़ने के दिन ही पता चल पाएंगे। बिल्कुल। मनोज जी, आप टिप्पणी कर रहे थे। निश्चित तौर पे जो अभी बहस में बातें आई, अनीता जी ने कहा और अहमद खान साहब ने उन बातों को कहा। देखिए, किसी भी सत्ता का अगर समाजवादी पार्टी एक्टिव नहीं है या विपक्ष की और पार्टियां एक्टिव नहीं, इस बात से इसका आकलन नहीं लगाया जा सकता है कि सत्ता जो चुनाव है वो किसके पक्ष में जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें हमने लगभग, हमारी जो सीटें नहीं थी, 4-5 सीटें हम अब तक जीत चुके हैं उपचुनाव में, जो बीजेपी की थी। और मैं फिर दावे कर रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, जिले का, बगल जिले का, मंडल लेवल का, प्रदेश का, वो विधानसभा में गया है, जनता के बीच में गया। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी गया बांगरमऊ, और जो मैंने वहां की परिस्थितियों को देखा है, आप बिलीव नहीं करेंगे राजेश जी, जनता के बीच में बहुत नाराजगी है। और उस नाराजगी को खत्म कर पाना, अगर वो हमारी सरकार होती और इस तरह अगर जनता जवाब दे रही होती, तो निश्चित तौर पे बता रहे हैं हम भी सरकार में रह के जनता की उस नाराजगी को खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि जनता के पास अब कोई एक मुद्दा नाराज रहने के लिए नहीं है। अनेक पहले बोलते हैं चुनाव हो जाता है, डिबेट में गैप हो जाते हैं। अब जनता अपनी बात को लगातार कह रही है।
लेकिन मनोज जी, ये सरकार की परीक्षा है ही, आपके लिए भी एक परीक्षा है, विपक्ष के लिए भी एक परीक्षा है कि विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग कितना जनता का मूड भाप पाए हैं, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये चुनौती सिर्फ सरकार की नहीं है, आपके लिए भी इतनी है। राजेश जी, शानदार सवाल आपने किया अब तक की डिबेट में। मुझे लग रहा है कि लगभग आधे घंटे से ज्यादा की डिबेट हो गई, और ये बेहतरीन सवाल के लिए आपको धन्यवाद। जो परिणाम 10 नवंबर को आएंगे, और मैं आपके साथ डिबेट में निश्चित रूप से रहूंगा, और अगर मैं नहीं रह पाता तो मैं चैनल से गुजारिश करूंगा कि 10 तारीख को किसी भी टाइम मुझे जरूर बुला लीजिएगा, मैं आपके साथ डिबेट में रहूंगा। आपको जो परिणाम आने वाले हैं 10 तारीख को, बहुत चौंकाने वाले परिणाम होंगे, और शायद यही से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा दिशा 22 को लेकर भी जनता तैयार बैठी है। आप बिलीव करिए, हम जिन लोगों से वोट मांगने गए वो आज उपचुनाव की बात में वोट देने की तो कर ही रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि 22 में उत्तर प्रदेश में यादव जी की सरकार चाहिए जो प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ला सकते हैं। 7 में से 4 अपराधी हैं आपके यहाँ टिकट जिनको आप दिए हैं। लोग अपराधी कौन है, कौन नहीं है, कमीशन तय करेगा, और अगर सजा याफ्ता है तो निश्चित तौर पे वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, जैसे कि कुलदीप सेंगर जी चुनाव नहीं लड़ पाए। आज मालूम है जनता आज जो इतने अपराध बढ़े हैं उसका मेन कारण यही है कि राजनीतिक पार्टियां उनको संरक्षण देती है, और जो आज बहुत मुकदमे और केशव प्रसाद मौर्य पे भी बहुत मुकदमे, तो वो 7 में से 4 अपराधियों को टिकट दिए, आपने 4 अपराधियों को। आपके अपराधी हैं, नहीं, उसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है। उसमें अगर एडीआर की रिपोर्ट देखें तो हर दल उसमें कहीं ना कहीं उतना ही मजबूत दिखाई देता है, कोई पीछे नहीं है। अजय शर्मा, अपराध की अगर बात हो रही है, आरोपों की अगर बात कर रही है, तो आपराधिक प्रवृत्ति के जो उम्मीदवार हैं वो हमें हर दल में दिखाई देते हैं। देखिए राजेश, भारतीय राजनीति में अपराध का और बाहुबलियों का, पूंजीपतियों का, या नव जो है धन पशु होते हैं या धनी जो लोग होते हैं, उनका राजनीति में आना और उसके बाद जो है राजनीति को अपने ढंग से इस्तेमाल करना, ये एक पुरानी परिपाटी है हमारे यहाँ पर, वो चलती चली आ रही है। और जो है शायद यहाँ ये कहा जाता है कि दाग बड़े अच्छे हैं, तो सभी पार्टी में है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। आज आपको रोकना चाहूंगी, इस बार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा गया, जो बाहुबली हैं तमाम और जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी जिस तरीके से अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया गया, कहेंगे एक तरीके से सख्त संदेश यहाँ पर समाज में फैलाया गया कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब बाहुबलियों का राज नहीं रह गया है। देखिए उससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मैंने तभी जो शुरू में कहा था कि इन सभी चीज़ों का एक ये लिटमस टेस्ट है, कि पब्लिक ने उसको किस तरीके से लिया है। वहीं पर जो है विपक्ष जो कहता है कि वो उसको एक पॉलिटिकल एंगल से देखता है। यदि आपको बाहुबलियों पे या अपराधियों पे या इस तरह के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी थी, तो ऐसे आपराधिक छवि के या आरोपी तो आपकी पार्टी में भी हैं, आपने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो आपने एक तरीके से अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए ये सब कुछ किया है। तो जहां पर ऐसी विद्वेष की भावना आ जाए और अब जो हेल्दी राजनीति के बजाय अपने विरोधियों को हर हाल में खत्म करना है, और आपका एक ही एम हो, बाय हुक या बाय क्रुक सत्ता में बने रहना है और सत्ता हासिल करनी है आगे चलकर, तो ये जो चीजें हैं इसका हर चीज का एक लिटमस टेस्ट है। अभी जैसे प्रवासियों की हम बात कर रहे हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं जो लौट कर गए हैं कोरोना के समय, वो जब वोट डालने के लिए निकलेंगे, जहां से चुनाव हो रहे हैं, वो भी पता चलेगा उनका मूड क्या है। दूसरा ये भी पता चलेगा यूपी में जो बेरोजगारी का मसला है वो किस तरीके से हालात है। मेरे पास में जितनी भी एनजीओज हैं या जितने भी लोग हैं जो टच में हैं, वो बताते हैं कि लोगों के पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, और लोग जो है मतलब बहुत बुरे हालात हैं, या तो सुसाइड करने के हालात में हैं या कर्जे में जा रहे हैं, और उनकी जो मानसिक स्थिति है खराब हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या हालात बनने वाले हैं, लोग क्या करने वाले हैं। तो तीसरा, जब कोरोना के समय में उद्योगों को खोलने की परमिशन दी गई तो नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसकी वजह से मजदूरों के साथ में या श्रमिकों के साथ में जो हालात बने और कंपनियों से जो कुछ भी हुआ, तो इस सब के बाद में ये एक ऐसा चुनाव है जो सब कुछ बताएगा कि आखिरकार बीजेपी ने जो किया है उसका क्या परिणाम निकला, जनता ने कैसे लिया, और समाजवादी पार्टी को अपने आप को परखने का मौका मिलेगा कि क्या वो वाकई जनता की उम्मीदों या आकांक्षाओं के रूप में देखी जा रही है या नहीं देखी जा रही है, या फिर जनता कुछ और विकल्प तलाश रही है, या फिर जनता ने इसको नियति मान कर स्वीकार कर लिया और वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बने रहना चाहती है।
बिल्कुल, तो काफी दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। अनीता जी, मोनिका जी, मलानी, अगर मैं मलानी सीट की अगर बात करूँ, आप दावा कर रहे हैं कि सातों सीट जो है वो बीजेपी जीतेगी, लेकिन मलानी सीट की अगर मैं बात करूँ 1962 को अगर मैं छोड़ दूं तो वहां पर कमल कभी नहीं खिला है। तो इस सीट को जीतने के लिए क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है? किन मुद्दों पर आप और किस बिना पर आप कह रहे हैं कि इस सीट को भी आप जीतेंगे? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंची। मैं तो इतना समझना चाहता हूँ, जो नौगांव सभा की सीट है, जहाँ चेतन चौहान की वाइफ संगीता चौहान को टिकट दिया गया है और जो कहा गया था कि उनको इलाज नहीं मिला, जिसकी डेथ हो गई, जिसका बकायदा स्टेटमेंट जब वीडियो जारी हुआ था, तो आप ये बताइए कि ऐसे में कैसे भरोसा जीत पाएगी पार्टी संगीता चौहान के ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जनता को भरोसा है हम लोगों पे, और जनता के भरोसे में पार्टी जीतेगी, और जनता का हमने काम किया है। जनता का जी, जो चीजें नजर आ रही हैं, जो चीजें फैक्ट जो कह रहे हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। नौगांवा सीट की बात कर रहे हैं अभी अजय शर्मा जी, जिनके अगर मैं बात करूं विधायक जिनका निधन हुआ, चेतन चौहान, हाँ बिल्कुल चेतन चौहान, उसके बाद ये तय किया गया था कि उनके बेटों को टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनके टिकट को बाकी जगह उनकी पत्नी को मैदान में जो है उतारा गया है। तो ऐसे में तमाम चीजें, तमाम समीकरण जो है वो कुछ और ही कह रहे हैं, फैक्ट कुछ और ही कह रहे हैं। नहीं मोनिका जी, बिल्कुल गलत है, वो परिवार की बात है। उनकी पत्नी भी जीतते हुए कार्यकर्ता थे, पत्नी का पहला अधिकार बनता है, इसलिए उसी अधिकार के नाते उनको टिकट दी गई। जनता का विश्वास है, जनता उनको मानती है। और मलानी सीट देखिए, मैंने आपसे कहा 700 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि हमने जनता का, हमने जो काम किया, विकास किया, विकास के काम पे आज जनता को यह भरोसा हमने जो दिया है, हमने उनको आवाज दिए हैं, हमने उनको मेडिकल सुविधा की बेसिक सुविधाओं को हमने पूरा किया है, और जनता जिनको जानती है, इसलिए विपक्ष को मालूम है कि आज जनता का काम इन्होंने किया, इसलिए आप भी जीत का दावा कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है, वो तो जनता तय करेगी जिससे नतीजे आएंगे, ठीक है, उनके पास जाएंगे। लेकिन अहमद खान साहब के साथ बहुत देर से नहीं गए। खान साहब, आप ये बताएं कि आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर को क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कमियां कई हैं, जैसा कि आप भी गिनवा रहे थे, विपक्ष भी गिनवा रहा है, चुनौतियां भी कई हैं, लेकिन तस्वीर क्या आपके जहन में उभर के सामने आती है? आपका जो अनुभव रहा है, आपने कई चुनाव देखे हैं, कईयों का समीक्षा की है, विश्लेषण किया है, अब जो तस्वीर बनती हुई बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है वो क्या है? क्योंकि अभी समाजवादी और बीएसपी भी आमने सामने उनके चुनौती भारतीय जनता पार्टी भी है, तो समीकरण क्या बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी जो पत्रकार महोदय कह रहे थे, उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, समीकरण से ही तो चुनाव जीता जाता है, समीकरण के हिसाब से लोग टिकट देते हैं, समीकरण के हिसाब से जाति देख के टिकट देते हैं। अब अगर कोई ये कहे कि हम समीकरण नहीं देखते हैं, हम जाति नहीं देखते हैं, तो वो झूठ बोलता है। हाँ। और जहाँ तक सवाल जो है बाहुबली की बता रहे हैं या क्रिमिनल की बता रहे हैं, देखिए, ये चुनाव आयोग का नियम है कि जब तक किसी को साबित ना हो जाए तब तक वो आप उसको टिकट देने से वंचित नहीं कर सकते। चुनाव में कितने बार कितने बाहुबली जीत के आ गए, शरीफ आदमी रह गए। शरीफ आदमी जो रिक्शे से चल रहे थे, साइकिल से चल रहे थे, पैदल घूम रहे थे कि हमको वोट दे दो, उनको वोट नहीं दिया, जनता ने दे दिया बाहुबली को। तो ये तो जनता तय करेगी। सवाल इस बात का जो अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि सारी समस्याएं हैं आपके बीच में, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं जिसका संवाद लग गया है। जैसे कि हाथरस की घटना एक बहुत बड़ी घटना है, हिंदुओं की पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी 2:30 बजे रात में क्रिमेशन कराती है, जिसमें उसके माँ बाप, उसके भाई बेटा कोई शामिल नहीं होता है। तो ये हिंदुओं की जो आस्था है उस पर भी कुठाराघात किया इन्होंने। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बार बार बांगर मऊ की बात कर रहा हूँ। बांगर मऊ में इतनी दशा खराब है कि मुख्यमंत्री को 2 बार जाना पड़ा चुनाव जनसभा को विजिट करने के लिए, और आधे से ज्यादा कैबिनेट मंत्री बांगर मऊ में पड़े हुए हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देखिएगा तो पर डे 500 से 700 गाड़ियां वहां खड़ी रहती हैं। तो कुछ ना कुछ तो ये चीजें बताती हैं। लेकिन जनता अगर मन बना ली होगी कि हमारे बांगर मऊ के साथ, हमारे विद्या के साथ अन्याय हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने उस विधायक को 1 साल के बाद निकाला है, तो जरूर फैसला बदलेगा, जरूर बदलेगा। मैं तो यही कहता हूँ, जरूर बदलेगा। बिल्कुल। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी देखिए मोनिका जी, अभी तमाम सारी बातें कह रही थी आपके भी सवाल पे। आज के 7 में से 4 अपराधी सपा ने दिए, 4 बसपा ने, एक कांग्रेस ने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके पास आ रही हो, बोल लीजिएगा। मनोज जी के बाद आपके पास जाएगा
नतीजे बता देंगे। नहीं, ठीक है मनोज वो ये नतीजे बता देंगे, अपराधियों को जो सख्त देगा उसे उपलब्ध करेगा अपराधियों को। आज उनके आगे आजम खान पता नहीं क्या बोलते हैं और उनके आगे अतीक पता नहीं क्या बोलते हैं। रिपोर्ट है उसके आधार पे मैं एक बात कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि टुंडला का सबसे पहले परिणाम आ जाएगा और वो समाजवादी के पक्ष में आएगा, फिर मलानी का आएगा और इसके बाद हमारी 2 सीटें और जानदार बहुत हसीन सपने हैं आपके। आप देखिएगा इसके चुनाव के नतीजे आने के बाद आपको बहुत नजर नहीं आते हैं, चाहे वो 19 का हो चाहे आपका 17 का हो। पार्टी दोनों क्या बोल जाते, डिबेट में मिलते नहीं है, दिखते नहीं है, चुनाव जीतते ज्यादा कुछ नहीं। मोनिका जी चुनाव अनिता जी आपने अपनी बात पूरी कर ली है, मनोज जी मैं आपके पास ही आ रही हूं। प्रवक्ता गायब हो जाते हैं, नजर ही नहीं आते हैं, डिबेटों में नजर ही नहीं आते। आप देखिए कितने साल ठीक है अनिता जी, ठीक है ये लोग हमेशा चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, जीतने के बाद। ठीक है अनिता जी आपके पास आऊंगी, अपनी बात रख लीजिएगा। मनोज जी देखिए मैं यही बात कह रहा हूँ, इतनी पूरी डिबेट बीत गई, क्या आपने कुछ स्पेशलाइज इन 7 विधानसभाओं में क्या बीजेपी के प्रवक्ता से मुख से सुना कि वहाँ हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया, हमने वहाँ स्कूल बनवाया, हमने वहाँ की सड़कों को दुरुस्त किया, हमने वहाँ के हमने तो सारे आवास की व्यवस्था शौचालय दिए हैं, हमने मेडिकल व्यवस्था सब कुछ किया। इस कोरोना में हमने जितना काम किया है शायद ही किसी ने किया और विपक्ष ने केवल मजाक बनाया है। सीटों में 1 हमारा गठबंधन जीतेगा, 4 पे हमारी जीत आज से निश्चित है। मेरी बात याद रखिएगा, टुंडला का निर्णय सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और तमाम लोग अरे आप अब चुनाव जब जीतेंगे ना तब बताइएगा, उसके बाद आप लोग की शक्ल नहीं दिखती है। अब आप बोलिए, फैक्ट पर बात कीजिए, मुद्दे बताइए। मोनिका जी सबसे बड़ी बात ये है, मोनिका जी सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने अपराधियों को जो सेक्शन दिए हैं, जो अपराधियों के साथ जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं उससे ये बुखलाए हुए हैं और जनता अच्छे से जिनको समझती है। और हमने मेडिकल व्यवस्था दी है, हमने आवास दिए, हमने शौचालय दिए, हमने शिक्षा में परिवर्तन किया, हमने जमीनी स्तर तक काम किया है। आज हमने गाँव बिजली घर बिजली पहुंचाई है, गाँव बिजली पहुंचाई है। आऊंगी आपके पास, एमएच खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अजय जी आपके पास आऊंगी। आज अपने काम के आधार पर हम जीतने की बात करते हैं, हमने काम किया, विकास किया है। ठीक है, जनता को बताइए। आपने अपराधियों को सेक्शन दिया, अपराधियों को टिकट दिया, अपराधियों को हमेशा बढ़ावा दिया है। तो दिया तभी ये लड़के इन सभी चीजों को 10 नवंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है अनिता जी, मनोज जी करते हैं आप और जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है मैडम, थोड़ा सा ब्रेक। अपराध बचे हुए हैं आपकी वजह से। अहमद खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए एक बात तो मैं कह दूं कि अनिता जी को शायद ज्ञान नहीं है कि इनके उप मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पर कितने मुकदमे थे, कितने मुकदमे वापस किए गए हैं। और मेरा एक आग्रह आपसे है कि मुझे अभी आज तक पर जाना है तो मैं 5 मिनट रह सकता हूँ, उसके बाद नहीं रहता हूँ जी। आप मुझे जी आपको जब लगे बिल्कुल आप अहमद खान साहब आपको जब लगे आप जा सकते हैं। आपने बताया था आप कितने वक्त तक हमारे साथ रह सकते हैं, आपने उसमें वक्त दिया हमें। ठीक है अजय मैं आपके पास आता हूँ, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। अजय मैं आपके पास आता हूँ और आपसे ही समझना चाहता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन क्या सरकार के पास कुछ गिनवाने के लिए है? क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ विपक्ष की कमियां नहीं ना, आप अपना काम बताएंगे कि हमने ये किया इसलिए जनता हम पे भरोसा करेगी, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखिए पहली बात तो विपक्ष के पास कमियों के रूप में है क्या? आप पिछली बातें कर रहे हैं, आपने इतना समय यहाँ पास कर लिया या आपका हो गया और आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ ये सबसे पहले मैंने सत्ता पक्ष की बात की थी, उसकी अग्नि परीक्षा है। अब ये जो अग्नि परीक्षा है उसको अभी तक तो हम सिर्फ उसी में फंस गया, आरोप प्रत्यारोप में, जिससे जनता से अगर जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तो एक सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है और जो दर्शक है वो नहीं समझ पाते हैं आखिरकार होने वाला क्या है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पिछले बार जो चुनाव में जिस तरीके से सुहेल देव राजभर पार्टी के साथ मिलकर और निषादों के वोट के साथ मिलकर इन्होंने जो चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, आज वो उनके साथ में नहीं है। यदि उनके साथ में नहीं है तो इसका क्या असर पड़ेगा इस चुनाव के अंदर, ये भी है। जहां जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है जिन सीटों के ऊपर, वहां पर क्या स्थिति होने वाली है। टुंडला की अगर हम बात कर रहे हैं तो टुंडला जो है फिरोजाबाद से काफ़ी करीब है और वहाँ से जो है जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का या पूरी फैमिली का जो प्रभाव है वहाँ पर वो पड़ता है। तो
तो बघेल अब आगरा चले गए, तो वो सीट जो है टुंडला वाली सीट क्या समाजवादी पार्टी जीत पाएगी, ये उनके लिए है। बुलंदशहर में जहां पर मायावती का गढ़ समझा जाता है या जिस तरह की चीजें हैं, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। उसके अंदर कौन बाजी मारेगा, समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी या फिर जो है बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बीएसपी को पीछे लाने की कोशिश की है और उसको जो वोटर है उनको समझाने की कोशिश की है, अभी हाल ही में जिस तरह का स्टेटमेंट आया था अखिलेश और मायावती में आपस में, वो यही सब कुछ है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है, इसको कम करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ सपा और बीजेपी के आमने सामने टक्कर हो, वो उसी में रह जाए। और ये इसमें जो है, जो बीजेपी के पास में 6 सीटें हैं जिसके ऊपर चाहे किसी पर आरोप लगे उसलिए खाली हो गई हो या किसी के मरने से खाली हुई हो, वो सीटें क्या बीजेपी बचा पाएगी? तो बचाने के लिए उसको अग्नि परीक्षा देनी है। और यदि इसमें समाजवादी पार्टी पास हो गई तो उसका सन 2022 का रोड मैप पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होगा, उसे करना क्या है। ठीक है मनोज जी, आपको कुछ कहना है, लेकिन खान साहब को जाना है। मैं चाहता हूं खान साहब आप एक टिप्पणी कर दे और फिर आपके पास चूंकि वक्त की कमी है, आपको जाना है। मैं आखिरी में आपसे 10 सेकंड 20 सेकंड की एक टिप्पणी चाहता हूं, यूपी चुनाव को लेकर क्या तस्वीर दिखाई देती? जी, ये अभी जो आपने पत्रकार महोदय ने कही है बात, मैं उसी तहत कहना चाहता हूँ कि अब सब बातें खत्म हो गई, सारी चीजें जनता के सामने आ गई। कल वोट पड़ने वाला है, अब देखिए बूथ की खबर बैठता है। चलिए, बहुत सब लोग अभी से दावा कर ले कि हाँ हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। बिल्कुल, ये तो जनता तय करेगी और जब नतीजे आएंगे उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अहमद खान साहब, आपने प्राइम न्यूज को वक्त दिया, हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे टाइम से छोड़ने के बाद शुक्रिया। जी मनोज जी, अब आप अपनी बात रखें, आप कुछ कह रहे थे। देखिए राजेश जी, मैं एक अभी इससे पूर्व का उपचुनाव हुआ था, बाराबंकी जनपद की जैदपुर सुरक्षित सीट का चुनाव हुआ था। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये रणनीतिक बातें हैं, लेकिन टीवी डिबेट में बीजेपी को बताने के लिए कह दे रहा हूँ। वहां पे कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ गई थी और बसपा थोड़ा सा कमजोर चुनाव लड़ी थी, और समाजवादी पार्टी बीजेपी में फाइट थी और समाजवादी पार्टी ने वो चुनाव जीत लिया। उपचुनाव की बात बता रहा हूँ। तो ये जो पत्रकार विश्लेषक महोदय कह रहे हैं, उनकी बात से मैं सहमत हूं कि जहां पे त्रिकोणीय मार होगी और कहीं कहीं तो चारों में मार होगी, तो उससे समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं होगा, उसका फायदा होगा। कांग्रेस 2 ऐसी सीटें आज के परिप्रेक्ष्य में है जिन पे कांग्रेस अच्छा फाइट कर रही है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को वो मनोज जी, जनता के बीच में जिसने काम किया है ना, वही जीतेगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप मत परेशान होइए। आप क्यों परेशान है? आज सत्ता है, सत्ता में बैठे लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। अपने कामों का विवरण जनता के सामने देना चाहिए। जनता आपके पास इतनी व्यवस्था, हाँ ये है कि मशीनों वाला प्रशासन वाली व्यवस्था मत करिएगा। अनीता जी, एक ही बात बार बार बोल के क्या उसका असर होगा, ये मेरी समझ से बाहर है। आप ये बताएं कि उपचुनाव में गिनवाने के लिए क्या है? अनीता जी, आप बार बार विपक्ष की तरफ जा रही हैं, आप अपने ये बताएं कि चुनाव के बीच में जब आप जा रहे हैं तो क्या गिनवाया जाएगा? कोरोना एक चुनौती थी, उससे कैसे निपटा गया, क्या आपकी उपलब्धि रही, उसका जिक्र मैं चाहता हूं आप करें। गरीबों को आवास दिए, हमने शौचालय दिए, हमने मेडिकल व्यवस्था कराई, हमने बिजली घर घर पहुंचाई, हमने तो सड़कों का निर्माण किया, हमने तो विकास किया। आज गांव में जाके देखिए, गांव की स्थिति बदल चुकी है, आज गांव शहर की तरह हो रहे हैं। ये सब हमने विकास किया है। तो आपको लगता है इसी विकास के भरोसे, इसी काम के भरोसे जनता वोट करेगी, आपका समर्थन करेगी, आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये कैसा विकास है जिसके अंदर बेरोजगारी दर में उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है? ये कैसा विकास है जहाँ पर लोगों के पास नौकरियां नहीं है? संरक्षण देने वाले, अपराधियों को टिकट देने वाले, अपराधियों को सिर्फ अपराधियों की टिकट देने, अपराधियों की टिकट देने पे ये पूरा इलेक्शन फंसा हुआ है। सार्थक चर्चा ना हो पाए, जिससे लोग ना समझ पाए किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। अपराधियों को कितना संरक्षण दिया है? ठीक है अनीता जी, अजय जी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं आप उनका जवाब दें। मनोज जी, आ रहा हूं एक सेकंड। मेरा एक सीधा सा छोटा सा सवाल है जो मैं समझना चाहता हूं, थोड़ा आप मुझे समझा दें। ये कैसा विकास है जिसके अंदर उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है? बता दीजिए कैसा विकास है? ऐसा नहीं, हमने सब रोजगार, आज हमारी नौकरियां निकल रही हैं, आज नौकरियां सरकारी जो है सब निकल रही है, रिक्त स्थानों की पूर्ति हो रही है। सब रोजगार की हमने बात की, आत्मनिर्भर, हमने उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की बात की। आज देखिए बेरोजगारी जो आपने 3 लाख आपने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, उस पर डेपुटेशन कब होगा, समय पहले चर्चा हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या या बेरोजगारी संख्या कितनी ज्यादा है, ऐसे में जो है जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये विकास मेरी समझ में नहीं आता, क्या विकास सिर्फ सड़कों के बनने से होता है या बिल्डिंग से खड़े हो जाने से होता है?
वो बिल्डिंग्स, वो सड़कें जिनके अंदर कोई संवेदना नहीं है, कोई जीवन नहीं है, उनसे जीवन नहीं चलता है। जीवन चलता है रोजगार से, रोटी से, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान। मनोज यादव, आखिरी टिप्पणी आपकी, स्कूल दीजिए, शिक्षा दीजिए। देखिए राजेश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास के पैमाने को बौना कर दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। जो मूलभूत चीजें जनता की आवश्यकताएं हैं उनको इस सरकार ने विकास की श्रेणी में रख दिया। जो ही दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का, इसीलिए तमाम बेरोजगारियां हैं, तमाम सारी दुश्वारियां हैं उत्तर प्रदेश में। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जा रही और जनता इस चीज को समझ रही है। चलिए, जनता सब समझ रही है, जनता सब जानती है, उससे विपक्ष को भी पता है, उससे सरकार को भी पता है। 3 नवंबर को चुनाव होगा, तस्वीर 10 को साफ हो जाएगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अजय शर्मा आपका, मनोज यादव आपका और अनीता अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो 3 नवंबर को मतदान होना है, 10 को नतीजे आने हैं, तैयारियां पूरी हैं, दावे अपनी अपनी जीत के किए जा रहे हैं, लेकिन जनता किसे चुनेगी, किसे नकारेगी, ये नतीजे बताएंगे।